चले दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाली है वो सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ एक बार फिर से कि कल अपन ने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब के नाम से अपन ने वहाँ पे क्लास ली थी। अगर नहीं देखे तो आप जाके वहाँ से क्लास ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वहाँ पे आपके द्वारा लेनी है, ज़रूरी है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बचा हुआ 30 दिन का टाइम है और यहाँ पे आज के बाद यानी 29 दिन का टाइम अपने पास बचा हुआ है। तो उसमें दोस्तों अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो कंप्लीट क्लासें 200 के लगभग क्लासें डाली गई है उसको अगर आप 1 से 2 बार अगर रिपीट कर लेते हैं तो सेकंड पेपर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके बार बार उनको रिपीट करते रहे ताकि आपकी तैयारी बेहतर और शानदार रहेगी। क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। एक बार फिर अपन यहाँ पे चालू करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समय की व्यस्तता है मेरे पास तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट अपने को आंसर टाइप करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, बहुत बार पूछी भी जाती है। तो किसके द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है? प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जेबी नेस के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है यानी फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लक्ष्य क्या है ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना है। क्लास को दोस्तों एक बार शेयर और लाइक करते रहिए। आप शेयर और लाइक करने में आप बिल्कुल भी कमी ना छोड़े। इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। 15 दिन के अंदर आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कल के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे क्रैश कोर्स चालू करेंगे। मतलब 25 दिन के अंदर भी कोर्स कंप्लीट हो सकता है। इसका प्रमाण अपन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। 25 दिन में भी कंप्लीट कोर्स करवाया जा सकता है। वो देखिए दोस्तों आप जुड़े रहे और 25 दिन में भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है, यानी फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन 2 शब्द दिए गए दोस्तों यहाँ पे। शारीरिक शिक्षा और सिर्फ शिक्षा दोनों का यहाँ पे कमांड या साझा लक्ष्य है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नाड़ी मांसपेशियों का विकास, शारीरिक विकास, खेलों का विकास या मानसिक विकास। प्रश्न नंबर 3 में बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और सिर्फ सामान्य शिक्षा दोनों का जो लक्ष्य है वो ध्यान रखना है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट करना होता है बालक का या किसी का भी ध्यान रखना है वो यहाँ पे मानसिक विकास रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। और कल की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी उसके बारे में भी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। कल की क्लास कैसी लगी, कल की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है यानी फिजिकल एजुकेशन है, इसकी आवश्यकता क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों आज थोड़ी सी आवाज़ में भी आज दिक्कत आ सकती है, टेक्निकल इशू है, मौसम ख़राब होने की वजह से बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी सी आवाज़ मिस्टेक आ सकती है। बाकी पूरी कोशिश की गई है कि आवाज़ फिर भी ठीक रहे। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना है वो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न रहेगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की गलत धारणा क्या है, लोगों के मन में शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या धारणा है, यानी गलत धारणा गलत तरीके से क्यों देखते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 5 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। ये लोगों की गलत धारणा है शारीरिक शिक्षा के प्रति कि जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ वही शारीरिक शिक्षा है, इसके आगे शारीरिक शिक्षा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की गलत धारणा है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों,
शारीरिक शिक्षा का संबंध यानी फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे रिलेशन है वो किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा से, विज्ञान शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का संबंध बताना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का संबंध होता है वो स्वास्थ्य शिक्षा से होता है, यानी जो हेल्थ एजुकेशन होती है उससे संबंधित होता है। अगर उसमें देखें तो फिर उसमें एक्सरसाइज, व्यायाम, सभी उसमें क्रियाएं आ जाती है, तो वो कौन सी शारीरिक शिक्षा का संबंध रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा से। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी फिजिकल जो वेलनेस है, महत्व स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो महत्वपूर्ण क्यों है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण को क्यों है, प्रश्न नंबर 7 बताना है दोस्तों। और क्लास को जो दोस्तों नए जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो। जुड़ते ही दोस्तों अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवा दिया करो। प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये गुणात्मक जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, पहले भी पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये गुणात्मक जीवन बिताने के लिए फिजिकल जो हेल्थ है उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा कारक है जो शारीरिक स्वस्थता यानी फिजिकल वेलनेस है उस पर यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रभाव नहीं डालता है, गहरी निंद्रा, प्रतिदिन व्यायाम, संतुलित भोजन, लिखाई और पढ़ाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। डीएसएसबी से संबंधित क्वेश्चन बहुत अपन लेकर आ रहे हैं, रिपीट होते हैं बार बार, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लिखाई और पढ़ाई होती है, उसका यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब ज़्यादा नहीं होता है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। बाकी संतुलित भोजन हो गया, बैलेंस डाइट, जो रिलैक्स है वो या विश्राम, प्रतिदिन एक्सरसाइज हुई, ये फिजिकल या शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, खेल समाज शास्त्र का संबंध है। दोस्तों यहाँ पे खेल समाज शास्त्र है, इसका संबंध किससे वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे रहेगा, यानी स्पोर्ट सोशियोलॉजी है, ध्यान रखना है। जो स्पोर्ट सोशियोलॉजी है उसका संबंध यहाँ पे किससे रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है समूह के आपसी तालमेल से। ध्यान रखना है यहाँ पे समूह के आपसी तालमेल से वो खेल समाजशास्त्र, जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे एक देश का हो दूसरे देश का हो, आपस में खेलते हैं तो वो एक दूसरे से प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक खेलते हैं, भाईचारे से खेलते हैं, तो वो खेल समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक व स्वास्थ्यता के विकास में सहयोग नहीं करता है, यानी कौन है जो, ध्यान रखना है यहाँ पे शारीरिक एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता है। प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना व पढ़ना या योग करना। अपन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। और जो प्रश्न नंबर 10 जो सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना है शारीरिक शिक्षा के विषय में खेलना एवं पढ़ना है, वो ध्यान रखना यहाँ पे शारीरिक एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, स्वस्थता या वेलनेस का महत्व है। दोस्तों यहाँ पे स्वस्थता जिसे अपन वेलनेस के नाम से जानते हैं, बार बार मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो इसका महत्व क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार फिर से शेयर और लाइक कर दिए, क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। और दोस्तों अगर मैं फिर से आपके पास बता रहा हूँ कि अगर आप 30 दिन में जो बचा हुआ 29 दिन का टाइम है उसमें भी मैं 25 दिन के अंदर बता रहा हूँ कि अगर 25 दिन में भी आप फिजिकल एजुकेशन के सेकंड पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप चैनल से जुड़े रहे और कंटिन्यू जुड़े रहे। और जो क्लासें यूट्यूब पर डाली गई है प्लेलिस्ट में 200 के लगभग क्लास डाल दी गई है, उसको आप बार बार रिपीट करते रहिए। लगभग आप 100+ क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और करंट जीके का जो टॉपिक है उसकी एक क्लास कल डाल दी गई थी, बाकी 15 दिन का करंट जीके है वो भी अब डाल दिया जाएगा, उससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वस्थता या वेलनेस का महत्व होता है वो ध्यान रखना है। ये
अच्छे जीवन यापन में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर अच्छे जीवन यापन में सहायक होता है। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर वो कौन सी है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है एग्जाम में। सांस्कृतिक धरोहर है वो अपने यहाँ पे बताना। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहेगी। प्रश्न नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है, ध्यान रखना है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, किंसोलॉजी का अध्ययन में संबंध है। दोस्तों यहाँ पे किंसोलॉजी का अध्ययन से संबंध है, किसके अध्ययन से संबंध है किंसोलॉजी का, वो अपने यहाँ पे बता। दोस्तों किंसोलॉजी दो शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के दो शब्द है, काइनन प्लस लॉजी, ध्यान रखना है, काइनन प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर किंसोलॉजी बना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 में मानव क्रियाओं से संबंध होता है। जो मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मोटर कंपोनेंट्स होती है, गति, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पे किंसोलॉजी में किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे गति का जो तीसरा नियम है उसे किस नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। गति का तीसरा नियम इसे किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो न्यूटन, ध्यान रखना, न्यूटन के द्वारा गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था 1687 में, 1687 में। उसके द्वारा 3 नियम दिए गए थे, उसमें से गति का जो तीसरे नियम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से अपन इसे जानते हैं। प्रथम नियम है दोस्तों उसे अपन जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड नियम है उसे अपन त्वरण या संवेग के नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गति के नियम का प्रतिपादक कौन है। गति के नियम का प्रतिपादक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादक कौन है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति के नियम 3 नियम दिए थे, वो किसने दिए थे, न्यूटन के द्वारा गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है। दोस्तों सेकंड क्लास लीवर होता है, उसके अंदर क्या बीच में होता है वो अपने को बताना है। द्वितीय श्रेणी लीवर, लीवर 3 प्रकार के दोस्तों, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर होता है। तो जो द्वितीय श्रेणी लीवर होता है उसके अंदर क्या होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 बताना, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है प्रतिरोध होता है, जिसे रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। वो एक्स और बल के बीच में होता है, ध्यान रखना। जो प्रतिरोध है ये किसके बीच में, आधार यानी एक्स और बल के बीच के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा उत्तोलक मनुष्य के शरीर में कौन से होते हैं वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। 2022 फर्स्ट ग्रेड पीटीआई में पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा लीवर पाया जाता है 3 लीवर के अंदर से प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में से उसमें सबसे ज़्यादा तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास लीवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और खेलों के अंदर ध्यान रखना है, खेलों में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी उत्तोलक बढ़ाने में योग्य है। प्रथम श्रेणी जो उत्तोलक है वो क्या अपने को यहाँ पे प्रदान करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने में योग्य है, क्या बढ़ाता है, गति, बल, शक्ति, बल तथा गति दोनों। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है। प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है वो संतुलन तो देता ही है, ध्यान रखना है, बैलेंस तो अपने को यहाँ पे देता ही है, साथ ही में बल और गति, बल और गति यानी फोर्स एंड रेंज यानी स्पीड है वो दोनों देने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। संतुलन निर्भर करता है दोस्तों, संतुलन है वो किस पर निर्भर करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। संतुलन यानी बैलेंस है
ये बैलेंस किस पे निर्भर करता है? वस्तु के चौड़े आधार पर, वस्तु की अधिक ऊंचाई पर, वस्तु के हल्केपन पर, या वस्तु के तंग आधार और हल्केपन पर। दोस्तों कोई भी चीज़ होती है, मान लो ये कोई नुकीली चीज़ है और इसी के साथ में ये एक मोटी चीज़ है, दो चीज़ अपन है, तो यहाँ पे ये तो इसका तो बेस कहाँ पे नुकीला और इसका बेस यहाँ पे चौड़ा है। तो ध्यान रखने है यहाँ पे प्रश्न नंबर 19। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला वस्तु के चौड़े आधार पर क्या करता है, ध्यान रखना है, चौड़े आधार पर संतुलन बैलेंस निर्भर करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। काइपोसिस विरूपता को ऐसे भी जाना जाता है। तो काइपोसिस है विरूपता है, उसे किस नाम से अपन जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। काइपोसिस, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20। और काइपोसिस होती है दोस्तों, ये अपना खोपड़ी होती है, इसके पीछे वाले रीढ़ की हड्डी होती है मेरुदंड, वो पीछे की ओर उभार खा जाती है, कुबड़ बन जाता है, तो उसे अपन काइपोसिस कहते हैं। तो कंधे के पीछे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या निकल के आएगा कि गोल कमर हो जाती है पीछे से, वो क्या कहलाती है, काइपोसिस कहलाती है। नेक्स्ट और आगे 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? मेरुदंड होती है उसके एक तरफ के मोड़ को। दोस्तों ये अपनी रीढ़ की हड्डी है, मान लो ये अपनी बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसका या तो एक तरफ ऐसे या फिर इसका ऐसे, कहीं भी दोनों साइडों में एक तरफ घूम जाती है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 21 में सही आंसर आएगा दोस्तों, उसे अपन स्कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सी शेप और दोनों तरफ घूम जाती है, तो उसे अपन एस शेप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22। एवरेशन की चोट है दोस्तों, एवरेशन है वो किसकी चोट है वो अपने क्या बताना है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो, एक बार फिर से नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो शेयर और लाइक कर दे। इंपॉर्टेंट क्लासों के द्वारा आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, यानी 20 से 25 दिन के अंदर भी क्रैश कोर्स से आपके कंप्लीट कोर्स एक बार आपकी निगाहों में डाल दिया जाएगा कि इससे आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, उसका भी पता आपको लग जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, एवरेजन किसकी चोट रहेगी वो ध्यान रखना है, त्वचा की चोट है। और एवरेजन को अपन किस नाम से जानते हैं? खरोंच के नाम से, इसे अपन खरोंच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार कौन सा है? यानी मोच लग जाती है, मोच स्प्रेन, मोच को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अपन स्प्रेन, और स्प्रेन मोच होती है, ये किसकी चोट होती है? लिगामेंट की, ध्यान रखना लिगामेंट की चोट है। लिगामेंट क्या करता है? तो बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो मोच अगर लग जाती है तो तुरंत उपचार अपन क्या करते हैं? 23 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, मोच के तुरंत उपचार के लिए अपन बर्फ के उपचार यानी आइस थेरेपी का अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जिसे अपन आइस थेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? दोस्तों अगर हड्डी टूट जाती है यानी फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना अपन किस नाम से जानते हैं? उसे अपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना फ्रैक्चर के नाम से। तो हड्डी टूट जाती है तो तुरंत अपने को यहाँ पे क्या उपचार करना चाहिए? 24 में बताना है। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, हड्डी टूट जाती है तो तुरंत अपने को यहाँ पे उपचार है वो ध्यान रखना है, हड्डी जो चोट वाली भाग है उसकी हलचल है, उसकी मूवमेंट है, उसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? दोस्तों जांग है, ये जांग का मतलब थाई है अपनी, ये अपने दोनों पैर होते हैं, इन पैरों में ये थाई वाला पोर्शन है, ये अपना घुटने हुआ हुए और ये लोअर पैर हो गया यहाँ पे। तो इनके अंदर यहाँ पे जांग के लिए सबसे अच्छा उपचार कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 25 में बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे, वजन के साथ आदि उठक बैठक हाफ स्क्वेट, इसे अपन हाफ स्क्वेट के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे थाई की एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है, यानी पेट की मांसपेशी जिसे अपन एब्डोमिनल मसल्स के नाम से जानते हैं। पेट के अंदर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है दोस्तों? तो एब्डोमिनल मसल्स पाई जाती है, जिसे अपन सिक्स पैक के नाम से जानते हैं। और ये चार मांसपेशियों का रेक्टस एब्डोमिनल, इंटरनल, एक्सटर्नल और यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनल के नाम से जाने जाती है, चार मांसपेशियों का समूह होती है। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 के अंदर,
घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, ध्यान रखना है, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाते हैं अपन, तो वो यहाँ पे पेट की मांसपेशियों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट और आगे 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है, यानी शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो शरीर के कार्य सबसे पहले कार्य करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है, यानी सबसे पहले कार्य करने वाली मांसपेशी कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उसे अपन एगोनिस्ट कहते हैं, जो सबसे पहले कार्य शुरू करती है। और ये अनिवार्य कार्य करते शुरू करते समय अनिवार्य क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए इसे अपन प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कार्य करती है तो इसे प्राइम मूवर भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है। समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी के अनुसार बता रहे हैं अपन, तो उसमें से प्रथम समूह है, प्रथम ग्रुप है, वो कौन सा है। समुदाय, राजनीतिक दल, परिवार, खेल संगठन, कौन सा रहेगा दोस्तों, अपने को ये बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। समाजशास्त्र के अनुसार देखें तो प्रथम जो समूह होता है वो परिवार होता है, या बालक का सबसे पहला जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो परिवार होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, जल चिकित्सा का अर्थ है दोस्तों, जल यानी पानी की जो चिकित्सा होती है उसे अपन किस नाम से यहाँ पे किस नाम से जानते हैं। जल चिकित्सा का अर्थ क्या है, जल के द्वारा चिकित्सा करते हैं, गर्म पानी से, ठंडा पानी से, तरंगों से, तेल से, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो जल चिकित्सा है 29 में, उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पानी से जो चिकित्सा की जाती है उसे पर जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी कहते हैं अपन इसे, ध्यान रखना, हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी दो प्रकार की होती है, एक ठंडी से और एक गर्म से। जो ठंडी से होती है उसे अपन क्रायोथेरेपी, और जो गर्मी से होती है उसे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। दोनों का अपने यहाँ पे अलग अलग याद रखना, पानी सिर्फ पानी का नाम आए तो हाइड्रोथेरेपी, लेकिन ठंडा पानी है तो क्रायोथेरेपी, गर्म पानी है तो थर्मोथेरेपी, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस यानी को प्रभावित नहीं करता। कौन सा घटक है जो ध्यान रखना है शारीरिक दक्षता को, फिजिकल फिटनेस को और स्वस्थता यानी वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है। तालमेल योग्यता, गति, अच्छा शासन, विस्फोटक शक्ति, कौन सा यहाँ पे प्रभावित नहीं करता। 30 में बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विस्फोटक शक्ति, जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। यह शारीरिक दक्षता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यहाँ पे मूवमेंट हो गया, गति, कोऑर्डिनेशन हो गया और पोस्चर यानी अच्छा आसन हो गया, वो सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों टीटी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ है, इसकी स्थापना कब हुई है, टीटी की स्थापना कब हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1926, ध्यान रखना 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल में स्पर्धा में भाग लिया, यानी बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार भारत ने बास्केटबॉल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और जितने भी दोस्तों फिर से नए जो दो स्टूडेंट जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं, उस एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, शेयर और लाइक कर दे दोस्तों आप। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 में, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है 1980 का मास्को ओलंपिक है, उसके अंदर ध्यान रखना बास्केटबॉल में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में 1980 का जो मास्को ओलंपिक है उसमें भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था, वो भी अपने वहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है। दोस्तों पुरुषों की जो कबड्डी का टाइम ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना। पुरुषों की कबड्डी दोस्तों 2 हाफ होते हैं, ध्यान रखना कबड्डी में 2 हाफ होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 20-20 मिनट, ध्यान रखना है 20-20 मिनट के 2 हाफ रहने वाले कबड्डी 33 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 20-20 मिनट। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं। लोना के लिए अंक पूछे जा रहे हैं, वो कितने दिए जाते हैं।
दोस्तों लोना शब्द है वो कबड्डी से संबंधित है। दूसरी बात इसका अर्थ क्या है कि एक टीम अगर पूरी आउट हो जाती है, यानी एक टीम अगर पूरी कंप्लीट आउट हो जाती है तो दूसरी टीम को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो उसे लोना लगना कहते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 अंक। लोना के सिर्फ 2 अंक मिलेंगे और जो खिलाड़ी हैं लास्ट में आउट हुए हैं उनके एक एक पॉइंट उनके मिलने वाले हैं। जितने खिलाड़ी उतने पॉइंट प्लस 2 पॉइंट लोना के स्पेशल मिलेंगे टीम को। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया कितना होता है? 3 अंक का पूछा गया है। 3 पॉइंट जो मैदानी एरिया है, गोल एरिया है, वो कितना रहेगा? दोस्तों ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था थर्ड ग्रेड में, 2018 में पूछा गया था थर्ड ग्रेड में, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6.75 मीटर, यानी 6.75 मीटर 3 अंक मैदानी एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 रहेगा, फुटबॉल का वजन कितना होता है? दोस्तों फुटबॉल की जो बॉल होती है उसका वजन यहाँ पे कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो फुटबॉल की बॉल होती है दोस्तों, इस बॉल का यहाँ पे वजन कितना होता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल की जो बॉल है उसका वजन ध्यान रखना है 396 से 453 यहाँ पे ग्राम रहेगा। 396 से 453 ग्राम। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, 400 मीटर की बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा यानी जो बाधाएं कितनी होती है इसमें, बाधाओं का मतलब दोस्तों हेडल होते हैं, हेडल लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अंतिम बाधा की ये फिनिश लाइन है, इससे अंतिम बाधा की दूरी कितनी रहती है? कितने हेडल होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं, ध्यान रखना है। तो अंतिम बाधा की दूरी यहाँ पे कितनी रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 बताना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की जो दूरी होती है वो 40 मीटर होती है, और प्रथम बाधा से जो पहली होती है उसकी 45 मीटर, लास्ट सभी की बाकी की 35 मीटर और लास्ट की 40 मीटर रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोबारा से, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण क्या है? दोस्तों जो गोला फेंक जिसे अपन डिस्कस वो शॉर्टपुट के नाम से जानते हैं, तो इसके सेक्टर का कोण क्या होता है? दोस्तों ये गोला फेंक का जो थ्रोइंग सर्किल है और ये इसका लैंडिंग एरिया है, इसका यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या बताना है? इसका सेक्टर का कोण बताना है कितनी डिग्री का होता है। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 34.92 गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट के सेक्टर का यहाँ पे कोण रहता है। नेक्स्ट और आगे 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 रहेगा दोस्तों, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में होता है, यानी वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल आ जाती है तो उसमें अपन पास देते हैं, तो वो क्या किस प्रकार देते हैं? 39 बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 39 में वो ध्यान रखना है दोनों हाथों की अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, यानी सिर से ऊपर बॉल होती है तो फिर अपन दोनों हाथों की जो अंगुलियाँ होती है दोस्तों उन अंगुलियों का ही अपन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब खिलाड़ी सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो, यानी खुद की टीम का खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़ा होता है तब अपन पुश पास का यूज करते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 40 बताना है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करने में आप बिल्कुल भी कमी ना रखिए, इंपॉर्टेंट क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे और 25 दिन के अंदर क्रैश कोर्स आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 40 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 40 के अंदर वो ध्यान रखना है, थोड़ी दूरी पर पुश पास उस टाइम में देते हैं जब अपना खुद की टीम का खिलाड़ी होता है वो बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही खड़ा होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा, लेट शब्द प्रयोग होता है। दोस्तों लेट शब्द है
ये किस में प्रयोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेट शब्द, वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस, कॉर्क बॉल या सॉफ्ट बॉल। लेट शब्द 41 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों लेट शब्द यहाँ पे टेबल टेनिस यानी टीटी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, यानी ओलंपिक खेल है उनको बंद कर दिया गया था। ओलंपिक खेल सबसे पहले 776 ईसा पूर्व स्टार्ट हुए थे, लेकिन उसको 394 में उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 1896 में फिर से स्टार्ट किया गया। तो इनको अब भी इनको पुनर्जीवित करने का उद्देश्य क्या है, 42 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 42 में वो ध्यान रखना है यहाँ पे, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ और भाईचारे को बढ़ाने के लिए फिर से ओलंपिक खेलों को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, जो ओलंपिक के 5 छल्ले होते हैं वो आपस में क्या दर्शाते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कॉमनली, ये जो 5 छल्ले होते हैं ये वाले, ये क्या दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 43 में दुनिया की एकता, यूनिटी ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, दुनिया की एकता यहाँ पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2000 के खेल का स्थान था। दोस्तों सन 2000 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। और इस ओलंपिक में जो कर्णम मलेश्वरी है भारत की, कर्णम मलेश्वरी के द्वारा भारोत्तोलन के अंदर कांस्य पदक, महिलाओं का पहला कांस्य पदक, यानी महिलाओं के लिए पहला पदक जीतने वाली कर्णम मलेश्वरी है, जो सन 2000 के ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक भारोत्तोलन के अंदर। तो सन 2000 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किस वर्ष से संबंधित है। इसका नया नाम कौन सा है दोस्तों, इसका नया नाम ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नया नाम कर दिया गया है 2020 के अंदर इसका। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 2021 में इसका नया नाम कर दिया गया था। और ये कब स्टार्ट हुआ है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1991 में 1991-92 में ये दिया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दोस्तों पेले है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो किसका खिलाड़ी है वो अपने घर पे बताना। दोस्तों पेले ब्राज़ील से संबंधित है, ब्राज़ील। और पेले किसका खिलाड़ी है, नाम बहुत आपने सुना होगा पेले, मैराडोना। तो प्रश्न नंबर 46 में ध्यान रखना है दोस्तों आपको, वो रहेगा फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है पेले। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे अपन माका ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा किसको दी जाती है, किसको दी जाती है। माका ट्रॉफी जिसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी, ध्यान रखना है। और ये किसको दी जाती है, तो प्रतिवर्ष दी जाती है। और पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को दी जाती है। 2022 की माका ट्रॉफी है दोस्तों, वो यहाँ ध्यान रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला को यहाँ पे दी गई थी, जिसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अपन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे। प्रश्न नंबर 48, द्रोणाचार्य जो परितोप का मतलब दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार वह कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है, पारितोषित है, ये परितोप नहीं है, यहाँ पे पारितोषित इसे बोलते हैं, पुरस्कार इसे अपन बोलते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है पारितोषित है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये किसको दिया जाता है, तो ध्यान रखना है जो कोच होता है या कोई प्रशिक्षक होता है उसको दिया जाता है। कब स्टार्ट किया गया था,
तो 1985 में द्रोणाचार्य को स्टार्ट किया गया था। 2 कैटेगरी में है, एक आजीवन लाइफ टाइम और एक रेगुलर श्रेणी में। रेगुलर में इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और आजीवन श्रेणी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सभी फैक्टों को अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? कुश्ती में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला, दोस्तों अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी और इस कुश्ती के अंदर ध्यान रखना है वो सबसे पहले किसको दिया गया था। पर्सन नंबर यहाँ पे 49 और जो सही आंसर रहेगा 49 के अंदर ध्यान रखना है वो यहाँ पे रहेगा उदयचंद। उदयचंद को कुश्ती के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है? ओलंपिक झंडा है दोस्तों, उसमें कौन सा रंग नहीं होता? ये अपना यहाँ पे झंडा हो गया ओलंपिक का, और उसमें जो कौन सा रंग यहाँ पे नहीं होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गुलाबी, पीला, हरा, नीला। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे गुलाबी रंग नहीं होता। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक झंडा है उसमें गुलाबी यहाँ पे रंग नहीं आएगा। पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद इसकी होती है, जो झंडा है उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद वाइट कलर की रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का विकास है भारत के अंदर कब हुआ माना जाता है? मुगल काल, महाकाव्य काल, कई हजार वर्ष पहले, या अंग्रेजी राज्य के साथ? प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 में बताना है दोस्तों आपको, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास है वो अंग्रेजी राज्य के साथ ही हो गया था। वैसे शारीरिक शिक्षा बहुत पहले आ गई थी लेकिन यहाँ पे विकास इसका ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेजी राज्य के साथ हुआ है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? जगह का नाम बताना है। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग? तो वो 1953 में स्टार्ट हुई थी। और राजकुमारी अमृत कौर ध्यान रखना स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री है। ध्यान रखना है जो स्वतंत्र भारत है उसकी पहली स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन ये सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी 52 में बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पटियाला के अंदर यहाँ पे सबसे पहले 1953 में ये स्कीम चालू करी गई थी। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 53, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक है उसको किस नाम से जानते थे? प्राचीन ग्रीस की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो तीरंदाजी आर्चरी का जो प्रशिक्षक होता था उसे अपन किस नाम से जानते थे? 53 बताना है दोस्तों यहाँ पे 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है टोक्सोटोस। टोक्सोटस है वो उस तीरंदाजी के शिक्षक को जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। दोस्तों प्राचीन ग्रीस था उसमें अपोलो क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है अपोलो क्या था। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं फिर से एक बार शेयर और लाइक कर दिया करो आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राचीन ग्रीस के अंदर जो अपोलो था वो घाव भरने वाला देवता यानी हीलिंग के नाम से इसे अपन जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? YMCA की बात कर रहे हैं अपन, जिसकी स्थापना 1920 YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसकी स्थापना मद्रास में हुई थी 1920 में, उसका यहाँ पे प्रथम आचार्य कौन था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 में बताना आप। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों HC बक यानी हैरी क्रोबक है वो ध्यान रखना है यहाँ पे प्रथम आचार्य या प्राचार्य था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास का। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई? दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अनुशासन योजना है जिसे अपन NDS नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम NDS के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में दो तरीके से पूछा गया। एक बार पूछा गया NDS की
शुरुआत या आरंभ कब हुआ, पहला प्रश्न तो ये पूछा गया। दोबारा पूछा गया कि एनडीएस का जनक कौन है, यानी राष्ट्रीय अनुशासन योजना है, इसके जनक कौन है, जो जे.के. भोसले थे दोस्तों, जे.के. भोसले। तो एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954 में एनडीएस स्कीम राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 देखे दोस्तों। भारत में दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में आयोजित कराए गए। दोस्तों एशियन खेलों का जनक कौन है, एशियाई खेलों का जनक भारत है। कब स्टार्ट किए गए थे, पहली बार 1951 में दिल्ली में पहली बार कर लिए गए थे, लेकिन इसके बाद में भी दूसरी बार फिर से आयोजन हुआ तो वो 1982 में जो नवे एशियाई खेल थे, दोनों रखना है, नवे एशियाई खेल थे, पहले हो गए नवे क्रम के थे, उनका भी आयोजन किया गया था। और वो हाल ही में लेटेस्ट ध्यान रखना है 19वें एशियाई खेल हैं वो 2023 में चीन के अंदर होंगे। ये अपने को करंट अफेयर्स की बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 का पन्ने देख लिया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 58, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था वो अपने यहाँ पे बताना। अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, अच्छे योद्धा तैयार करना, अच्छे नागरिक या अच्छे विद्वान। ग्रीस का उद्देश्य क्या था 58 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 58 में वो सही आंसर रहेगा यहाँ पे, अच्छे योद्धा तैयार करना ग्रीस का यहाँ पे उद्देश्य था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59 देखे दोस्तों। प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित में से अवार्ड में से कौन सा अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर कर्ण सिंह दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में अच्छा नाम है प्रोफेसर कर्ण सिंह का, तो उसको यहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया गया था। प्रोफेसर कर्ण सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रश्न नंबर 59 और सही आंसर रहेगा तो प्रोफेसर कर्ण सिंह है उसको यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट और आगे 60 नंबर देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 60, टर्नवेरियन आंदोलन को शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ पे टर्नवेरियन आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों टर्नवेरियन आंदोलन जर्मनी से संबंधित है, इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था 60 नंबर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फेडरिक लुडविग जोन के द्वारा टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, बेरेन पायरे डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है। दोस्तों कुबर्टिन है जिसे पेरे डी कुबर्टिन के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे रहेगा। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक थे जो 394 ईसा पूर्व में बंद कर दिए गए थे, 1896 में फिर से दोबारा इनको शुरुआत की गई थी आधुनिक ओलंपिक। तो ये आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित कौन है, पियरे डी कुबर्टिन इनसे संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पे YMCA की स्थापना सबसे भारत के अंदर कब आई थी, YMCA 1891 में आ गई थी, लेकिन इसकी पहली कॉलेज वो 1920 में मद्रास में खोली गई थी। लेकिन इससे भी पहले YMCA की स्थापना कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है, किसके द्वारा की गई, जॉर्ज विलियम्स, कहाँ, इंग्लैंड के अंदर इसकी की गई थी। और सही आंसर रहेगा दोस्तों में 1844 यानी 1844 है, इसके अंदर ध्यान रखना है 62 में 1844 के अंदर जॉर्ज विलियम के द्वारा YMCA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 63 में बताना है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रश्न नंबर 63, कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी वो पावलोव के द्वारा दी गई और पावलोव को 1904 में ध्यान रखना है दोस्तों, पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, परिभाषा है दोस्तों यहाँ पे, ये एक परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई कि जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी 64 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रुक्स और स्टेन महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन ही वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65,
प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको सेट करके। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। यानी शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं उसे स्पोर्ट साइकोलॉजी है वो क्यों पढ़ाई जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। उपलब्धि बढ़ाती है, ये व्यवहार को बदलती है, इससे सिखलाई में सहायक है, ये खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। 65 में बताना है। और दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है, वो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66 में देखिए दोस्तों, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है। दोस्तों जो लोग होते हैं उनमें जो फिजिकली डिफरेंट होता है वो कैसे होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आनुवंशिकता के कारण, वातावरण के, जन्म स्थान से, जातीय पृष्ठभूमि से, सभी से लोगों में शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। तो 66 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे आनुवंशिकता के कारण उसमें भिन्नता पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध। आधुनिक जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसका किससे अध्ययन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है दोस्तों। वैसे मनोविज्ञान के जनक देखें तो अपन अरस्तु को मानते हैं, लेकिन आधुनिक शब्द आ जाए तो फिर विलियम वुंट रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 67 में वो ध्यान रखना है, व्यवहार से आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, सिखलाई के नियम देने वाला है। दोस्तों सिखलाई के यानी लर्निंग लॉ है वो किसके द्वारा दिए गए। जो लर्निंग लॉ है, सिखलाई के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए हैं। सिखलाई के नियम दोस्तों जैसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और 5 इसमें गौण नियम भी दिए गए थे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 68 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिखलाई के नियम वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69, किस प्रकार की अवधारणा का सिखलाई से अधिक प्रभाव है। किस प्रकार की अवधारणा है जिसके द्वारा सीखने में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सहभागिता या उपलब्धि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, किस प्रकार की प्रेरणा से अधिक सीखने में अधिक प्रभावी रहेगी, तो वो ध्यान रखना है 69 में। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी व्यक्ति के खुद के मन से अभिप्रेरणा होती है, उसे अपन यहाँ पे अंदर से जागती है, फिर वो कोई काम करे करता है तो अच्छा सीखता है, इसे अपन सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके, यानी लोगों की भिन्नता विद्यमान है किस में है, शारीरिक बनावट में, मनोवैज्ञानिक बनावट में, कला और योग्यता में, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में। लोगों की भिन्नता किस में विद्यमान है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहे, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। और 25 दिन के अंदर आपको क्रैश कोर्स करके भी आपकी पूरी सिलेबस को फिर से कवर करने की पूरी कोशिश कर दी जाएगी। तो आप जुड़े रहे चैनल से और यहाँ पे क्लास को बार बार रिपीट करते रहे। प्रश्न नंबर 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में ही लोगों की भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो आचरण हो, शरीर बनावट हो, सभी में हो सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग कौन सा है, यानी सबसे अच्छा जो टीचिंग मेथड है, अध्यापन का ढंग है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है, तरीका कौन सा है। श्याम पट्ट अध्यापन, भाषण विधि, दो तरफ सक्रियता या अध्यापन केंद्रित अध्यापन। प्रश्न नंबर 71 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 71 में, तो वो अपन ने यहाँ पे देख लिया है, दो तरफ यानी 2 टाइप यहाँ पे जो लर्निंग होती है, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपस में संवाद होता है। कोई समस्या होती है तो वो बता सकता है टीचर को, टीचर उनका सोल्व करता है, तो वो 2 तरफा होता है। 2 तरफा यहाँ पे जो संवाद दिया गया वो एडम्स के द्वारा दिया गया था, एडमसन के द्वारा, और 3 तरफा यहाँ पे जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 72, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है, यानी क्लास मैनेजमेंट है वो किस पर निर्भर करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। धन की उपलब्धता, सामान की उपलब्धता, कक्षा में छात्रों की संख्या या सिखाई जाने वाली क्रिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा का प्रबंध, क्लास मैनेजमेंट किस पर निर्भर करेगा 72 में। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 72 में, वो ध्यान रखना है, सिखाने वाली क्रिया। सिखाने वाली क्रिया कैसी है, बड़ी है, छोटी है, एक जगह छोटी जगह में सिखा दी जाएगी, बड़ी जगह में, ये सब उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73 में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुतिकरण ढंग है। दोस्तों कौन सा उत्तम प्रस्तुतिकरण ढंग है वो अपने यहाँ पे बताना।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुतिकरण ढंग रहेगा। यानी प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा यहाँ पे मेथड है वो कौन सा है, 73 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तम प्रस्तुति ढंग वो प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे रहने वाली है, जो फिजिकल एजुकेशन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ध्यान रखना, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है फिजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट और आगे 74, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। दोस्तों जो लेसन प्लान, पाठ योजना का मतलब लेसन प्लान है, इसकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। पाठ योजना, लेसन प्लान। पाठ योजना दो प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और यहाँ पे जनरल लेसन प्लान दो प्रकार की होती है। तो पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए, 74 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 74। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, बहुत विविध पूर्वक और संबंधित, यानी जैसी जरूरत पड़े वैसी भाषा को चयन कर लेना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उसके अनुसार, बड़े बच्चे हैं तो उनके अनुसार, और हेवी बच्चे हैं तो उनके अनुसार, यानी विविधता पूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74 के बाद में 75 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। लेसन प्लान के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताने चाहिए। उद्देश्य होने, क्या उद्देश्य होने चाहिए, 75 में बताना है। 75 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, पाठ योजना का जो उद्देश्य होता है वो विषय वस्तु पर ध्यान होना चाहिए। यानी विषय वस्तु जो अपन सिखाने वाले हैं उस यहाँ पे शीर्षक पे ही उसको मद्देनजर रख के ही अपने को कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 76, सर्वे दर्शनी साधन यानी ऑडियो विजुअल है, दोनों प्रकार के सर्वे दर्शी साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सर्वे यानी सुनने वाली और दर्शन यानी देखने वाली, जिसे अपन ऑडियो विजुअल एड के नाम से जानते हैं। ऑडियो विजुअल एड सर्वे दृश्य साधन है, वो अध्यापक को किस प्रकार सहायता करते हैं, 76 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है 76 में, वो इसका सही आंसर रहेगा। ये उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है। ऑडियो विजुअल साधन है वो क्या करता है, पाठ को प्रभावशाली बनाता है, लेसन प्लान को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 77, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। जो जिम्नास्टिक है वो उत्तम प्रकार से किस प्रकार सीख सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए, शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखिए क्लास को। तो जिम्नास्टिक उत्तम प्रकार से किस प्रकार सीख सकते हैं, 77 बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सहायक सामग्री और उपकरणों का, जितनी भी जरूरत उपकरण पड़ती है वो सहायक सामग्री के द्वारा अपन उसके जिम्नास्टिक का प्रदर्शन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 78, निरीक्षण समझा जाता है। दोस्तों निरीक्षण जिसे अपन सुपरविजन के नाम से जानते हैं, ये क्या समझा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। निरीक्षण जिसे अपन सुपरविजन के नाम से भी जानते हैं, पर्यवेक्षण के नाम से भी जानते हैं, 78 में बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे 78 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति होती है, उसे अपन यहाँ पे सूक्ष्म ही बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन, ध्यान रखना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तो वो यहाँ पे निरीक्षण की से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों। 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली में तीसरा और चौथा स्थान निकालने के लिए कितने मैच होंगे। दोस्तों यहाँ पे तीसरा और चौथा मैच निकालने के लिए कितने, दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट की बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा यानी टोटल मैच तो कितने हो जाएंगे, 15 टीमें हैं तो उसमें 15 ही मैच होंगे फाइनल तक, लेकिन तीसरा और चौथा मैच निकालने के लिए एक मैच और एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 16 मैचेस को अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, टोटल 16 मैचेस में होंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों। 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डबल लीग की बात कर रहा है, 10 टीम है उसमें डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे, डबल लीग की बात कर रहा है। तो दोस्तों सिंगल लीग का अपन ने यहाँ पे सूत्र निकालते हैं, तो n(n-1/2) ये सिंगल लीग का है, और डबल लीग का सिर्फ n(n-1). n यहाँ क्या है दोस्तों, तो टीम है, तो 10 यहाँ पे रखेंगे डबल लीग में, तो 10 यहाँ पे 10 और 10 में से एक घटाएंगे तो 9, तो 10 × 9 बराबर 90 मैच यहाँ पे होंगे। 80 में से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90 मैच। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81,
प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है। तो एक कुशल प्रशिक्षण है, उसका संबंध क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। कुशल यानी अच्छा प्रशिक्षण है, उसका संबंध क्या रहेगा? त्रुटि निकालना, अवलोकन, त्रुटि ढूंढना और सुधार करना, दिए गए को बार बार करना। एक कुशल प्रशिक्षक होता है प्रशिक्षण में, उसमें क्या करते हैं? 81 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे त्रुटि यानी जो कमियां हैं उनको ढूंढना चाहिए, फिर उनमें सुधार करना चाहिए, वो यहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82 में देखिए दोस्तों, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। दोस्तों कुशल योजना होती है, जो प्लानिंग होती है अच्छी, वो प्रारंभ की जाती है। कैसे प्रारंभ की जाती है? कलापूर्व, वो अपने यहाँ पे बताना है। 82 में बताना है कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। यानी किसी भी चीज़ में अगर उसमें अपन मास्टरी हासिल कर लेते हैं, मास्टर फेज उसमें अपन अपना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपन को योजना प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे प्रभावशाली निर्णय है, ऑफिशियलिंग है, वो कौन सी रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। अच्छा ऑफिशियल है वो किस प्रकार हो सकता है? निष्पक्षता, नियमों का ज्ञान, विश्वास, अच्छा व्यक्तित्व। 83 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों नियमों का उसे अगर ज्ञान है तो वो एक प्रभावशाली ऑफिशियल निर्णय हो सकता है। नेक्स्ट और आगे 84, फार्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है। दोस्तों फार्टलेक है वो क्या बढ़ाता है? फार्टलेक को अपन दोस्तों यहाँ पे स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। और ये जो फार्टलेक है वो स्वीडिश शब्द है, ध्यान रखना स्वीडिश ये शब्द है। तो फार्टलेक क्या बढ़ाता है? प्रश्न नंबर 84 में बताना अपने को यहाँ पे। 84 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फार्टलेक एंडोरेंस यानी सहनशीलता को विकसित करता है, एंडोरेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, दीवार को धकेलने का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे दीवार है और दीवार को अपन धक्का मार रहे हैं, ये अपनी कोई दीवार है और इसके अपन यहाँ पे खड़े होकर, मान लो ये खड़े होकर जैसे इसके अपन यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं, तो वो क्या कौन सा व्यायाम रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पे दीवार के धक्का लगाएंगे, दीवार तो कहीं जाएगी नहीं। और मांसपेशियों में ध्यान रखना है, वो तनाव पैदा हुआ लेकिन मांसपेशियाँ की आकृति छोटी नहीं होगी, न लंबी होगी, स्थिर रहेगी, तो उसे अपन आइसोमेट्रिक व्यायाम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 85 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यायाम रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? व्यायाम नहीं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कम से कम प्रशिक्षणीय है, उसको कम से कम प्रशिक्षण दे सकते हैं, वो कौन सी चीज़ है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 में बताना है। तो 86 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कम से कम जो प्रशिक्षणीय चीज़ होती है वो गति यानी स्पीड होती है। दोस्तों स्पीड जन्मजात होती है, स्पीड में अपन प्रशिक्षण देंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ 10% से ज़्यादा उसमें अपन सुधार नहीं कर सकते, ध्यान रखना नहीं कर सकते, 10% तक ही सुधार कर सकते हैं, बाकी तो ये आनुवांशिक होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है? दोस्तों लंबी कूद उसमें किस प्रकार की ताकत, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है? दोस्तों खिलाड़ी भाग के आता है, भाग के आने के बाद में यहाँ से छलांग लगाता है, टेक ऑफ करता है, फिर ऊपर कूद इस जाके आगे गिरता है। तो जिस जगह से टेक ऑफ लेता है तो वहाँ कौन सी शक्ति लगाता है? वो मैक्सिमम, यानी प्रश्न नंबर 87 सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की यहाँ पे ताकत जरूरत पड़ेगी। आगे नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक बार। प्रश्न नंबर 88, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? दोस्तों लिम्बरिंग डाउन है वो कब करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों दो चीज़ होती है, एक लिम्बरिंग डाउन, एक होता है वार्मिंग अप। एक तो होता है वार्मिंग अप और एक होता है लिम्बरिंग डाउन, जिसे अपन कूल डाउन भी कहते हैं। लिम्बरिंग डाउन को अपन कूल डाउन भी कहते हैं। वार्म अप करते हैं किसी भी क्रिया से पहले और लिम्बरिंग डाउन करते हैं क्रिया के खत्म होने के बाद में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 88 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, खेल के पश्चात, खेल खत्म होने के पश्चात यहाँ पे लिम्बरिंग डाउन करते हैं, कूल डाउन करते हैं। नेक्स्ट और आगे 89 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, लीड अप गेम है। लीड अप गेम दोस्तों ये क्या होते हैं? लीड अप गेम वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोरंजन उपलब्ध कराना, कला उपलब्ध कराना, तालमेल या मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना, लीड अप गेम के नाम से जानते हैं। तो रिक्रिएशन होती है, मनोरंजन है, उसका टॉपिक होता है यहाँ पे लीड अप गेम।
89 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन तो अपने को देते ही हैं, साथ में जो चीज़ सीखना चाहते हैं, कला कोई स्किल, उसको भी बढ़ाते हैं। यानी मनोरंजन के साथ साथ में स्किल बढ़ाते हैं वो, तो उसे अपन लीड अप गेम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? कौन सा प्रशिक्षण ढंग है जिसमें एरोबिक यानी ऑक्सीकृत और एनारोबिक यानी अनऑक्सीकृत ऊर्जा प्रयोग होती है? दोनों प्रकार की अपने यहाँ पे बताना है। 90 में बताना है दोस्तों यहाँ पे एरोबिक यानी O2 और इसके अंदर O2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों प्रकार की क्रिया कौन सी है 90 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है इंटरवल ट्रेनिंग होती है, अंतराल प्रशिक्षण है, उसमें O2 जरूरत भी पड़ेगी और OT की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। आगे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, हृदय के दाहिने आलिंद का मतलब राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं अपन। हृदय के दाहिने आलिंद से रक्त बहता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय के दाहिने आलिंद वेंट्रिकल से रक्त बहता है निम्न महाशिरा में, फुफ्फुसी धमनी में, बाह्य आलिंद में या फुफ्फुसी शिरा में? 91 बताना है। हृदय के दाहिने आलिंद प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 बताना है दोस्तों। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय के दाहिने आलिंद वेंट्रिकल से रक्त बहता है, कहाँ जाता है? तो दाहिने नीले में जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दाहिने नीले के अंदर जाएगा, दाएं नीले के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे दाएं नीले अपना यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको अपने को यहाँ पे क्रॉस मारना है, बाकी अपने को यहाँ पे दाएं नीले में जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 92, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की जो संरचना है उसके कार्य करने का जो तरीका, संरचना मतलब उसकी बनावट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? 92 में बताना है दोस्तों। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि, तो यहाँ पे ध्यान रखना उसे अपन शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, यानी उसे अपन है ना फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93 देखें दोस्तों, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से भी प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों सूरज की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा विटामिन जैसे सूरज की किरणों से प्राप्त करते हैं उसे अपन प्राकृतिक विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों नाम याद रखना है, प्राकृतिक विटामिन भी इसे अपन कह सकते हैं। इसे अपन नेचुरल या प्राकृतिक विटामिन भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 93 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 93 का वो ध्यान रखना है विटामिन डी, जो सूर्य की किरणों से आता है, जिसे अपन कैल्सीफेलोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94, अस्थियों के कार्य क्या है? दोस्तों हड्डियां हैं, हड्डियों के क्या कार्य हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। सुरक्षा प्रदान करना, जोड़ों में लचक, अच्छा आसन या इनमें से कोई नहीं। हड्डियाँ होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? 94 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, दो अपने यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उनको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 95, पाचन ग्रंथि शरीर के किस तरफ होती है? दोस्तों पाचन ग्रंथि होती है वो शरीर में किस तरफ होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पाचन ग्रंथि होती है वो ध्यान रखना है शरीर के बाईं तरफ होती है, शरीर के बाएं तरफ होती है वो। जो मेरुदंड होती है उसके यहाँ पे पास में पाई जाती है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 96, उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है। दोस्तों उत्तक यानी टिश्यू के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 96 में बताना है दोस्तों मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं, और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। प्रश्न नंबर 96 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिस्टोलॉजी अपन इसे कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 97 में, बॉल एंड सॉकेट जोड़ चारों ओर मूवमेंट होती है
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें चारों तरफ मूवमेंट कौन सी होती है? शरीर में दो जगह बॉल एंड सॉकेट जोड़ पाया जाता है, एक कूल्हे के अंदर और एक जगह पाया जाता है वो कंधे के अंदर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चारों तरफ मूवमेंट होती है वो कौन सी रहेगी? तो सही आंसर रहेगा, ध्यान रखना है दोस्तों, उपरोक्त सभी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सरकमडेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी यहाँ पे 360 डिग्री की इसमें मूवमेंट होता है, ध्यान रखना है, किसमें? बॉल एंड सॉकेट में। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98, बड़ी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे बड़ी मांसपेशी की बात कर रहा है, बड़ी मांसपेशी है वो कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी, एक होती है शरीर की सबसे लंबी और एक होती है शरीर की सबसे छोटी। तीन होती है दोस्तों, आपको बता दूं मैं। शरीर की सबसे बड़ी पूंछे, लंबी पूंछे, तो वो ध्यान रखना, शरीर की सबसे लंबी होती है उसे अपन यहाँ पे सार्टोरेस, ये सबसे लंबी होती है शरीर की। एक होती है सबसे छोटी जिसे अपन स्टेपीडियस कहते हैं, वो कान में होती है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमा जो होती है, जो जांघ में पीछे की तरफ पाई जाती है, ध्यान रखना, सॉरी कूल्हे में पाई जाती है, कूल्हे से जांघ तक। तो 98 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमा सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, टेलर मसल्स है दोस्तों, टेलर मसल्स है वो किसे कहते हैं? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है उसको टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो जांघ में पाई जाती है उसे अपन सार्टोरियस कहते हैं। इसका उपनाम कौन सा है? तो उसे अपन टेलर मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100 देंगे दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं जिसे अपन RBC, रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, इनका यहाँ पे उत्पादन कहाँ होता है? साथ में इसकी मृत्यु प्लिया के अंदर होती है, ध्यान रखना, प्लिया के में इसका मृत्यु होती है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? तो वो अस्थि मेरो यानी बोन मेरो, अस्थि मेरो बोन मेरो में होता है। 100 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, अस्थि मेरो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देंगे दोस्तों आप, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशी होती है? स्वैच्छिक का मतलब दोस्तों यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स हैं, एक स्वैच्छिक, एक होती है अनैच्छिक और एक होती है हृदय मांसपेशी। तो स्वैच्छिक जो अपनी इच्छा से यानी कंकाली मांसपेशी भी इसे कह सकते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं, तो वो कितना प्रतिशत होती है? 101 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 40% ये मांसपेशियाँ स्वैच्छिक मांसपेशियाँ शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102 देंगे दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है? कोशिका के अंदर ध्यान रखना है ऊर्जा उत्पादन का। कोशिका के अंदर ऊर्जा है वो दोस्तों किस रूप में होती है? ATP, ध्यान रखना, ATP के रूप में होती है, जिसे अपन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, वो ATP के रूप में होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 102 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, उसमें यहाँ पे ऊर्जा और साथ में कोशिका का श्वसन भी यहीं पर संपादित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103 देखें दोस्तों, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव कैसा होता है? यानी अपन श्वास ले रहे हैं तो फेफड़ों का अंदर का दबाव कैसा रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या घटता है या बढ़ता है? श्वास लेते समय की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, लेते समय की। तो 103 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, श्वास लेते समय फेफड़ों के अंदर का जो दबाव है वो घटता है, यानी घटता है, लेते समय घटता है, लेने के बाद में फिर वो वापस से बढ़ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104 देखें दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती है, यानी जो मांसपेशियाँ मसल्स है वो शरीर को क्या प्रदान करती है? हड्डियाँ शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, हड्डियाँ शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और ढांचा प्रदान करती है। साथ में मसल्स क्या प्रदान कर रही है? तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे आकृति प्रदान कर रही है, शरीर की बनावट कर रही है। और आकृति विज्ञान को अपन मॉर्फोलॉजिकल के नाम से जानते हैं, मॉर्फोलॉजिकल आकृति विज्ञान होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान यानी ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का, वो अपने यहाँ पे बताना है। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि होती है, हृदय के आकार में वृद्धि होती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है, या फिर उपरोक्त सभी? 105 में बताना आपको। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी सभी इन चीज़ों में एक्सरसाइज करने से रक्त परिसंचरण पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1 ग्राम वसा यानी फैट में कितनी होती है? तो वो 9.1 किलो कैलोरी होती है फैट के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं
तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 106 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4.0 या 4.1 भी हो सकता है, ध्यान रखना 4.1 भी हो सकता है। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से होती है। नेक्स्ट और आगे 107 देखिए दोस्तों, द्वितीयक वायु के लक्षण क्या है। तो द्वितीयक वायु जिसे अपन सेकंड विंड के नाम से जानते हैं, इसे अपन सेकंड विंड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना सेकंड विंड इसे अपन कहते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है, बाहर से पढ़ रहे इसके खोजकर्ता रहेंगे। सेकंड विंड के लक्षण कौन से हैं, सिर में दर्द, पीली त्वचा, छाती और मांसपेशियों में दर्द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 107 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी उपरोक्त सभी होती हैं वो सेकंड विंड के यहाँ पे लक्षण हो रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज जिसे ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे इसका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑक्सीजन कर्ज यानी O2 डेप्थ, इसे अपन O2 डेप्थ के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 108 और सही आंसर रहेगा वो ध्यान रखना एवी हिल। एवी हिल के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज है जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों, एड्स किस के माध्यम से संचारित होता है। जो एड्स है रोग है वो किसके माध्यम से संचारित होता है। दोस्तों एड्स किसके माध्यम से संचारित होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 109 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एड्स होता है वो यहाँ पे वायरस के माध्यम से संचारित होता है। और कौन सा वायरस रहेगा दोस्तों, वो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 1110 देखिए दोस्तों यहाँ पे 110, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। यानी शरीर की मरम्मत करने के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या आवश्यक है, जिसे अपन बॉडी बिल्डअप आर के नाम से भी जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग आर के नाम से भी जानते हैं। तो 110 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 110 में वो रहेगा प्रोटीन है वो शरीर में रिपेयर, मरम्मत और बॉडी बिल्डिंग आर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 111, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, मनोरंजन क्रियाएं होती हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 111 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, मनोरंजन की जो क्रियाएं होती हैं उसका यहाँ पे उद्देश्य है खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। जो अपन थकान महसूस करते हैं, उसमें थकान के वक्त जो ऊर्जा खत्म हो जाती है उस ऊर्जा को वापस से प्राप्त करना है, यानी रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे मनोरंजन क्रियाएं आवश्यक होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है। मनोरंजन है वो कौन सी नहीं मानी जाती है वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 में बताना आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों योगासन है वो मनोरंजन नहीं मानी जाती, बाकी सभी यहाँ पे हैं वो मनोरंजन क्रियाएं होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113, खेल की ये परिभाषा किसने दी है वो अपने को बताना कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। यानी खेल क्या है, एक स्वैच्छिक क्रिया है और स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, तो वो कौन सी परिभाषा दी गई थी। 113 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टर्न महोदय के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, खेल को माना जाता है, यानी खेल है, खेल को अपन क्या मानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। काम, समय व्यतीत करने की क्रिया, व्यापार या उद्देश्य रीत क्रिया। खेल को क्या माना जाता है, आम लोगों की द्वारा ये धारणा है कि खेल को क्या माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 114 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, खेल को अपन यहाँ पे उद्देश्य रहित क्रिया मानते हैं, ज़्यादातर लोग इसको उद्देश्य रहित क्रिया मानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 115 बताना है दोस्तों कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है। न तो काम है यानी कार्य भी नहीं है और आनंद भी नहीं है 115 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों धूप सेकना है। धूप सेकता, सुबह अपन सनबात करते हैं, ध्यान रखना सनबात है, धूप सेकते हैं, वो यहाँ पे न तो कार्य है और न यहाँ पे आनंद है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है। यानी जितने भी आम नागरिक होते हैं उनको
किस प्रकार का यहाँ पे कैंप शिविर पर सबसे अधिक आनंददायक होता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे बताना है 116 में, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 116 में वो रहने वाला है प्राकृतिक जो कैंप होता है वो सबसे ज़्यादा आनंददायक होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117, कैंप खेले आवश्यक अनुकूल होती है। दोस्तों कैंप होते हैं वो अनुकूलन आवश्यक कैसे होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 117 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 117 में वो ध्यान रखना है यहाँ पे कैंप प्रतियोगियों के अनुसार होना चाहिए, तभी कैंप यहाँ पे अनुकूल होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 118 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है। कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर और लाइक करने में आप बिल्कुल भी कमी ना छोड़े। तो कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है 118 बताना है। कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है प्रश्न नंबर 118, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है ये उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंप का बात होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है। नेतागिरी जिसे अपन यहाँ पे लीडरशिप बोलते हैं दोस्तों, नेतागिरी को लीडरशिप बोलते हैं, यानी लीडरशिप है, इसके लिए यहाँ पे गुण जो प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा रहेगा 119 में बताना है। जो सही आंसर रहेगा तो कैंप का प्रबंध करने, कैंप का जो मैनेजमेंट है प्रबंध करना, उसके द्वारा नेतागिरी या डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है। कौन से नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है, एक अच्छे लीडरशिप के यहाँ पे गुण कौन से नहीं है, प्रश्न नंबर 120 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे, वह एक अन्य शासक होना चाहिए, यानी अन्य शासक होना चाहिए, ये इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121, योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है। यानी योग करते हैं तो योग और जिम आसन करते हैं उसमें से शरीर का कौन सा घटक सबसे अच्छा डेवलप होगा, विकसित होगा, प्रश्न नंबर 121 में बताना है। और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे लचीलापन, योगों से जो योग करते हैं आसन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे शरीर में सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122, शवासन के लाभ है। दोस्तों शवासन है उसके क्या लाभ है। दोस्तों एकमात्र आसन जो सभी आसनों को करने से पहले और सभी आसनों को करने के बाद अनिवार्यतः किया जाता है, उसे अपन शवासन कहते हैं, जो बीपी में भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे श्वासन के लाभ क्या है 122 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये शिथिलता प्रदान करता है, शरीर में क्या शिथिलता है, आरामता प्रदान कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों, योग सूत्र के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे योग सूत्र है, इसके लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों योग सूत्र जिसमें 196 सूत्र लिखे गए हैं और 4 इसके अध्याय है, समाधि, साधन, विभूति और केवल्य। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया 123, सही आंसर रहेगा दोस्तों महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र की रचना की गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 124 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, कौन सा प्राणायाम नहीं है, कपालभाति, कुंजल, उज्जयी या अनुलोम विलोम। प्रश्न नंबर यहाँ पे 124, और जो सही आंसर रहेगा तो प्राणायाम नहीं है, तो वो कुंजल यहाँ पे प्राणायाम नहीं है, बल्कि ये शुद्धि क्रिया है जिसे अपन बस्ती क्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन गज क्रिया भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 125 देखिए दोस्तों नेक्स्ट, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन उपयोगी होता है। रक्त उपचाप यानी बीपी के उपचार के लिए, जो ब्लड प्रेशर हो जाता है चाहे वो कोई सा भी हो, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, उसके उपचार में सबसे अच्छा आसन कौन सा है 125 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वासन होता है, वो ब्लड प्रेशर उपचार में सबसे उपयोगी आसन होता है। नेक्स्ट और आगे 126, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। जो आसन होते हैं वो किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं, हठ योग, राजयोग, क्रम योग, भक्ति योग। प्रश्न नंबर 126 में बताना है। आसन दोस्तों यहाँ पे आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, जो शुद्धि क्रियाएं हो गई,
ये सब किसके अंदर आती हैं 126 में ध्यान रखना है, वो सभी हठ योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 127 देखिए दोस्तों, भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है। दोस्तों भुजंग, भुजंग यानी सांप होता है, जो सर्प होता है, ध्यान रखना ये सर्प होता है, ये सर्प क्या है, भुजंग हो गया। तो भुजंग आसन किस में लाभदायक होता है, बवासीर, दमा, मधुमेह या हार्निया। 127 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों भुजंग आसन किस बीमारी में लाभदायक होता है, तो वो दमा यानी अस्थमा से संबंधित बीमारी होती है, श्वसन से, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व देता है। नेक्स्ट और आगे 128, निम्नलिखित में कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी प्रो लाइन में किया जाता है, अधोमुख प्रो लाइन उसमें किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 128 में बताना है दोस्तों यहाँ पे अधोमुख यानी प्रो लाइन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 128 और सही आंसर रहेगा दोस्तों शलभासन यानी टिड्डे की आकृति की जाती है, टिड्डे के जैसे होता है, तो वो प्रो लाइन यानी अधोमुख में स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 129 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत में कैंप लगाने के सर्वोत्तम मौसम कौन सा है। कैंप के लिए यानी शिविर होता है, शिविर करते हैं, कैंप करते हैं, तो कैंप के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम कौन सा माना गया है। 129 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बसंत का जो टाइम होता है वो शिविर के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, जो माघ महीने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर लास्ट रहेगा, प्रश्न नंबर 130 देखिए दोस्तों, भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA की डिग्री प्रारंभ की। ध्यान रखना है दोस्तों कौन सी संस्था है जिसने सबसे पहले मनोरंजन यानी खेलों के अंदर MA की डिग्री प्रारंभ की थी। 130 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे LNIP ग्वालियर के द्वारा, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, LNIP की, जिसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ भी थे, उसके द्वारा इसकी MA के अंदर मनोरंजन में MA में डिग्री प्रारंभ कर दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे 130 प्रश्न एनालिसिस किया, कैसा लगा आपको, स्कोर क्या हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करके जरूर जाइए। और दोस्तों अगर 20 से 25 दिन में अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप क्रैश कोर्स के नाम पर दोस्तों क्लास स्टार्ट की जाएगी 1-2 दिन में, तो वो आप ज्वाइन करते रहिए। और दोस्तों आप मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।